एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 सिविक्स का, सोशल साइंस का, क्लास 9th। इसमें होंगे नोट्स प्लस फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर एंड ये नोट्स आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, कि कैसे इंस्टीट्यूशंस जो पार्लियामेंट्स है वो काम करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इसके पहले टॉपिक से। सो यहाँ पे ऑफिस मेमोरेंडम वॉज द कल्मिनेशन ऑफ द लॉन्ग चेन इवेंट्स स्टार्टेड विद द मंडल कमीशन। ऑफिस मेमोरेंडम का क्या मतलब हुआ कि एक स्पेशल ऑर्डर जो गवर्नमेंट से आता है एंड ये एक लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट था। इसके साथ ही ये जो मंडल कमीशन है ये स्टार्ट हुआ। इट वाज द सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। ये सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन था जो कि 1979 में अपॉइंट किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीबी मंडल। इसका चेयरमैन कौन था? बीबी मंडल थे। एंड इसीलिए इसको मंडल कमीशन कहा जाता है टू आइडेंटिफाई द सोशली बैकवर्ड एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन द इंडिया एंड टू रिकमेंड स्टेप्स फॉर देयर एडवांसमेंट। कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट इन द 1980। अब ये किस लिए ये कमीशन जारी किया गया था, बनाया गया था कि इससे क्या हुआ कि जो भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास लोग हैं इंडिया में, उनके लिए कुछ स्टेप्स लिए जाएं, ठीक है, उनके एडवांसमेंट के लिए, उनके फ्यूचर के लिए कुछ स्टेप्स लिए जाए। तो ये कमीशन जो है फिर अपनी रिपोर्ट 1979 में बनी थी और फिर अपनी रिपोर्ट इन्होंने सबमिट की थी 1980 में। What was there in that report? लेकिन उस रिपोर्ट में क्या था? Many points were discussed in the report about the backward classes. Obviously बात है कि ये कमीशन ही बनाई गई थी बैकवर्ड क्लासेस को ध्यान में रख के, तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो बैकवर्ड क्लासेस को लेके थे। वन ऑफ द रिकमेंडेशन वाज टू गिव द 27% रिजर्वेशन टू सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन द गवर्नमेंट जॉब। इसमें से एक रिकमेंडेशन था कि 27% रिजर्वेशन दिया जाए, मतलब रिजर्व, वो सीट्स रिजर्व कर दी जाए किसके लिए? सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो उसमें। क्योंकि इनका मानना था कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब है और जो बाकी लोग हैं, जो जिनकी कास्ट अपर कास्ट वाले हैं, उनके पास अच्छी सुविधाएं हैं, अच्छे पढ़ने लिखने का सब कुछ प्रॉपर है, खाना भी अच्छे से मिलता है, हेल्दी है, तो वो परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं, इनके पास उतना पढ़ाई का या फिर सोशली भी उतना सपोर्ट नहीं मिलता है, तो ये पीछे रह जाएंगे। इस वजह से इनको कहा गया था कि इनके रिपोर्ट में ये रिकमेंडेशन थी कि हाँ, रिकमेंड किया गया कि आप इतने % रिजर्वेशन दो। डज रिकमेंडेशन मीन्स लॉ? क्या रिकमेंडेशन का मतलब होता है कि लॉ, कि हाँ हमने रिकमेंड किया और वो लॉ बन गया। देन हाउ डिड द रिकमेंडेशन बिकम अ लॉ? तो फिर ये रिकमेंडेशन बना कैसे? मतलब उन्होंने ये रिकमेंड किया कि है और आज लॉ बन गया ये चीज़। इलेक्शन मैनिफेस्टो ऑफ द जनता दल। ये जो इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है, ये जो जनता दल डिमांड करती है कि हाँ, जैसे इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है कि हाँ हम जनता के लिए ये चीज़ करेंगे, जो पॉलिसीज़ में डिफरेंट पार्टीज लेकर आती हैं, तो उसमें से एक ये भी इंक्लूड किया गया, प्रोमिसेस टू इम्प्लीमेंट द मंडल कमीशन रिपोर्ट इफ दे केम इन द पावर। जैसे क्या किया कि एक किसी पार्टी ने प्रॉमिस कर दिया, अपने इलेक्शन मैनिफेस्ट कर दिया कि हम अगर आते हैं पावर में, तो ये जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट में ये जो रिकमेंड किया गया है कि रिजर्वेशन दो, तो ये हम चीज़ करके दिखाएंगे। इवेंचुअली जनता दल केम ऑन द पावर, वीपी सिंह बिकेम द, तो जो जनता दल वाली पार्टी है ये पावर में आ जाती है और वीपी सिंह जो है प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। एंड एन ऑफिस मेमोरेंडम रिगार्डिंग रिजर्वेशन वाज ब्रॉट, और जो ऑफिस मेमोरेंडम यानी वो जो ऑर्डर है, ठीक है, रिजर्वेशन के लिए वो लाया जाता है। रिजर्वेशन के जो रिकमेंड था वो लॉ बन जाता है, रिजर्वेशन दिया जाएगा। नीड फॉर द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अब देखते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, फाइनली जो हमारा चैप्टर है उसकी नीड क्या है। Governing a country involves various activities, security, education, health. एक कंट्री को गवर्न करना, उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कंट्री की सिक्योरिटी, कंट्री का एजुकेशन, कंट्री की हेल्थ। दीज एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय द वेरियस इंस्टीट्यूशन, और ये एक्टिविटीज़ डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन परफॉर्म करती हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रेस्ट ऑन द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन टू रन द कंट्री। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये जो है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंड नहीं कह सकते, लेकिन हाँ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन इनके अंडर में जो है काम करती हैं ताकि कंट्री आसानी से चल सके। सम इंस्टीट्यूशंस आर रिक्वायर्ड टू मेक द लॉज, और जो इंस्टीट्यूशन है, कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जैसे पार्लियामेंट, वो क्या करती हैं? लॉज बनाती हैं। सम इंस्टीट्यूशन टेक द डिसीजन एंड इम्प्लीमेंट देम, और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो उन डिसीजंस को लेते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर और सिविल सर्वेंट्स। अब जैसे कोई लॉ बनाया गया, उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? उस डिसीजन को देखभाल, उसका प्रोटेक्ट वगैरह करना, तो प्राइम मिनिस्टर उसको इम्प्लीमेंट एंड सिविल सर्वेंट्स इम्प्लीमेंट करते हैं। सम इंस्टीट्यूशन वर्क्स टू रिजॉल्व इन डिस्प्यूट, और कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे कि अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया स्टेट के बीच में, लोगों के बीच में, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए भी एक इंस्टीट्यूशन है जो कि है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। दिस ऑफन लीड्स टू द डिले एंड द कॉम्प्लिकेशन,
और इतने सारे इंस्टीट्यूशन होने की वजह से क्या होता है कि डिले होते हैं, कॉम्प्लिकेशन होते हैं। आप देखे होगे बहुत सारे केसेस सॉल्व होने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, और कॉम्प्लिकेट भी होते जाते हैं वो चीज़ें। देन इज इट गुड टू हैव द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन? तो ये आपके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा कि क्या ये सही है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होना। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन, क्योंकि इसके कुछ फायदे हैं, जैसे डिसीजन की क्वालिटी इंप्रूव करता है। जब बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व रहेंगे तो सब अपनी राय देंगे, तो इससे हमारे जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स है और नेगेटिव पॉइंट्स हम उसको ध्यान में रख के आगे लॉ वगैरह डिसीजन वगैरह ले पाएंगे। इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द कंसल्टेशन एंड द डिस्कशन, एक डिस्कशन वाली जो पावर होती है और जो कंसल्ट करने की पावर होती है वो देता है, वो अपॉर्चुनिटी देता है इंस्टीट्यूशन। अब सबसे पहले पार्लियामेंट देखते हैं। रोल ऑफ द पार्लियामेंट एज अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द ऑफिस मेमोरेंडम। पार्लियामेंट का तो यही लॉ है, ऑफिस मेमोरेंडम, मतलब जो ऑर्डर वगैरह पास करना। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक्सरसाइजेस सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी डेमोक्रेसी, यानी पीपल, जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, उसके पास एकदम सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी है, उसके पास सुप्रीम पावर है, ठीक है। और क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी के थ्रू वो आया है, इलेक्शंस के थ्रू वो आया है, लोगों ने उसको वोट किया है, वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए उसके हाथ में एक अथॉरिटी, एक पावर है, सुप्रीम पावर। द नेशनल असेंबली ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द पार्लियामेंट। एंड यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सब इलेक्टेड किए हुए रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ जो नेशनल असेंबली होती है, ठीक है, जो इलेक्ट करके हमने रिप्रेजेंटेटिव वहाँ बिठाए हुए पार्लियामेंट में, तो उसी को बेसिकली उस बिल्डिंग में ये जो नेशनल असेंबली बैठी हुई है इसको हम कहेंगे पूरा पार्लियामेंट। एट स्टेट लेवल, और स्टेट लेवल पे इसको हम कहेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का क्या काम है? पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग द लॉज इन द एनी कंट्री। जो पार्लियामेंट है ये एक फाइनल अथॉरिटी है, कोई भी लॉज बनाए, कोई भी लॉ वगैरह बनेगा तो वो यहीं पे बनेगा। पार्लियामेंट कैन मेक द लॉज, चेंज एग्जिस्टिंग लॉज और एबॉलिश देम एंड कैन मेक अ न्यू लॉज इन देयर प्लेस। अब पार्लियामेंट के पास क्या क्या पावर है? पार्लियामेंट नए लॉज बना सकती है, जो भी लॉज एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको चेंज भी कर सकती है पब्लिक की डिमांड पे, और उस लॉ को हटा भी सकती है जो लॉ पहले से हैं, एंड उसकी जगह न्यू लॉज भी ला सकती है। ये है पावर पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। और पार्लियामेंट की जो है कंट्रोल कह सकते हो आप एक तरीके से, उन पे है जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, मतलब जो भी पावर में है पार्लियामेंट के जो कंट्रोल है उन लोगों के ऊपर भी है। दोज हु रन द गवर्नमेंट कैन टेक द डिसीजन ओनली सो लॉन्ग एज दे एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट। अब जैसे जो गवर्नमेंट रन कर रहा है, जौन सी पार्टी रन कर रही है गवर्नमेंट, जो भी प्राइम मिनिस्टर है जिस भी पार्टी का भी, ठीक है, वो डिसीजन ले सकता है, लेकिन उसका डिसीजन तभी तक चलेगा जब तक उसको पार्लियामेंट का सपोर्ट मिलेगा। अगर पार्लियामेंट के ज़्यादातर लोग उसको डिसीजन को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो एकदम अबॉलिश हो जाएगा कि हाँ ये लॉ नहीं बन सकता। पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट द गवर्नमेंट हैव। और पार्लियामेंट जितना भी मनी गवर्नमेंट के पास है वो सब इसी के पार्लियामेंट के कंट्रोल में रहता है। पार्लियामेंट्री सैंक्शंस आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड द पब्लिक मनी। और पार्लियामेंट्री का सैंक्शन होना कि हाँ भाई जो साइन ऑर्डर वगैरह होते हैं कि हाँ हम इतना पैसा इस हेल्थ सेक्टर में डाल रहे हैं, ठीक है, पब्लिक के लिए, उनका पेपर्स पे साइन, पेपर वर्क वगैरह, वो बहुत ज़्यादा पार्लियामेंट से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बजट इज़ नीडेड टू बी अप्रूव्ड इन द पार्लियामेंट। और बजट को भी कहाँ अप्रूव किया जाता है? पार्लियामेंट के, कि क्या इतना बजट इस सेक्टर के लिए सही है। पार्लियामेंट हाईएस्ट फोरम ऑफ द डिस्कशन एंड द डिबेट। और इसीलिए यहाँ पे इतने सारे डिस्कशन और इतने सारे डिबेट होते हैं, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। पब्लिक इशूज़, नेशनल पॉलिसीज़ आर डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। जितने भी पब्लिक इशूज़ हैं और जितनी भी नेशनल पॉलिसीज़ हैं उनको रीडिस्कस, या फिर जो नई पॉलिसीज़ आ रही है उनको डिस्कस किया जाता है कहाँ? पार्लियामेंट में। 2 हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट में। मेनली पार्लियामेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक चैम्बर कहते हो आप, एक हाउसेज कहते हो। सबसे पहले आता है प्रेसिडेंट। शी इज नॉट द पार्ट, शी और यहाँ पे ही कर लीजिएगा, ही इज नॉट द, शी और ही इज नॉट द पार्ट ऑफ द एनी हाउसेज बट हर एसेंट इज रिक्वायर्ड इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस। अब प्रेसिडेंट क्या होता है कि वो किसी भी हाउस या किसी भी चैम्बर का, पार्लियामेंट में जैसे हमने बोला ना कि 2 पार्ट्स होते हैं, वो किसी भी चैम्बर, किसी भी हाउस का पार्ट नहीं होती है, बट ये जो लॉ मेकिंग प्रोसेस होता है ना, पूरा डिस्कस और डिबेट होने के बाद उनका कंसेंट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। लोकसभा, सबसे पहले हम लोकसभा पढ़ते हैं। पहला हाउस, हाउस ऑफ द पीपल, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, जिनको डायरेक्टली लोगों ने इलेक्ट किया है। एक्सरसाइजेस रियल पावर ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल, और उन लोगों के पास जो है एकदम रियल पावर, लोगों ने समझा है कि हाँ ये पार्लियामेंट में जाके हमारी कम्युनिटी या हम लोगों के बिहाफ पे डिसीजन लेंगे। 543 मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 5 years, और 543 मेंबर्स लोकसभा में इलेक्टेड होते हैं 5 साल के लिए, फिर 5 साल बाद फिर इलेक्शंस होते हैं। एंड इट डिजॉल्व आफ्टर एवरी 5 years, और हर 5 साल जैसा बताया कि डिजॉल्व होते हैं और नए इलेक्ट होते हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा की। काउंसिल ऑफ द स्टेट्स इलेक्टेड
इनडायरेक्टली। ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स होते हैं जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, मतलब लोग नहीं इलेक्ट करते हैं, बट हाँ यहाँ पे कौन बैठते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स बैठते हैं। परफॉर्म द स्पेशल फंक्शन सच एज अ लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द वेरियस स्टेट्स, रीजन और द फेडरल यूनिट्स। अब ये लोग क्या देखते हैं कि स्टेट वगैरह में क्या चल रहा है, जो फेडरल यूनिट्स हैं वहाँ पे क्या चल रहा है, उन सबका फंक्शन को देखना, सुपरवाइज करना, ये इनका काम होता है। सो यहाँ पे राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, मतलब लोग इन्हें इलेक्ट नहीं करते। 233 इलेक्टेड प्लस 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर द 6 years एंड हाफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा डिजॉल्व इन एवरी 2 years। इट इज़ अ परमानेंट हाउस। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो 233 मेंबर्स होते हैं ये इलेक्शंस के थ्रू यहाँ पे बैठे होते हैं, इलेक्ट इनको किया जाता है, लोग नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली जो है ये इलेक्ट होते हैं। एंड जो 12 होते हैं ये नॉमिनीज होते हैं, ठीक है, नॉमिनेट किए जाते हैं। एंड ये जो होते हैं 6 साल के लिए इनका फिक्स होता है कि हाँ भाई आप जो 233 इलेक्टेड है प्लस ये जो 12 लोग हैं ये 6 साल के लिए वहाँ बैठे रहते हैं। एंड जो बाकी के जो आधे मेंबर्स हैं राज्यसभा के वो हर 2 साल बाद चेंज होते हैं। और ये एक परमानेंट हाउस है, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो मेजोरिटी यहाँ पे 6 साल के लिए फिक्स है। राज्यसभा इज कॉल्ड द अपर चैम्बर एंड लोकसभा इज कॉल्ड द लोअर चैम्बर। राज्यसभा को क्या कहते हैं? अपर चैम्बर, और लोकसभा को लोअर चैम्बर। अभी यहाँ पे आप ये जो ऐसे देख रहे हो तो कोई भी लॉ बनाना होता है तो लोग ऐसे वोटिंग करते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ज़्यादा ये डॉट्स हैं जो स्किन कलर में है, तो इतने ज़्यादा लोग इस चीज़ के समर्थन में है, ठीक है, कि हाँ हम मानते कि ये लॉ पास होना चाहिए, तो फिर उस हिसाब से मेजोरिटी के हिसाब से उस लॉ को पास किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा में अंतर क्या है? लोकसभा इट इज ऑल्सो नोन एज द हाउस ऑफ द पीपल। इसको हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, क्यों? क्योंकि लोगों ने इसे इलेक्ट किया है। इसको कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, क्योंकि स्टेट्स के बेसिस पे इलेक्ट होते हैं। इट कंटिन्यूज फॉर द 5 years। 5 साल के लिए कंटिन्यू रहता है, ये एक परमानेंट बॉडी रहती है। हेड्स ऑफ द हाउस इज अ स्पीकर। इनका हेड कौन होता है? स्पीकर, जो इन सबकी बातें सुनता है। हेड ऑफ द हाउस इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया एज द चेयरमैन ऑफ द हाउस। और इनका हेड जो होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, इंडिया का जो भी वाइस प्रेसिडेंट है, एंड उसी को हम कहते हैं कि हाउस का चेयरमैन है, चेयरमैन ऑफ द हाउस। मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर इज 25 years। और लोकसभा का जो है मिनिमम एज है वो है 25 years, और इसकी जो मिनिमम एज है वो है 30 years। लोकसभा स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज द 52 मेंबर्स। हाउस मतलब कितने लोग हाउस में उस लोकसभा में बैठ सकते हैं वो है 552 मेंबर्स, और इसका स्ट्रेंथ है 250 मेंबर। डज इट मीन दैट राज्यसभा इज मोर पावरफुल? क्या इसका मतलब ये है कि राज्यसभा जो है ज़्यादा पावरफुल है? Our constitution does give the Rajya Sabha some special powers over the states, but on the most matter, the Lok Sabha exercise supreme power। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? राज्यसभा को कुछ ऐसे स्पेशल पावर देता है, बट वो किसके लिए देता है? स्टेट्स के लिए देता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जहाँ पे लोकसभा एकदम एक सुप्रीम पावर की तरह एक्ट करता है कि भाई इस मैटर में तो, इस मुद्दे में तो लोकसभा का इतना ज़्यादा दबदबा है, उस तरीके से लोकसभा एक्सरसाइजेस मोर पावर देन द राज्यसभा। देखते हैं कैसे। ड्यूरिंग जॉइंट सेशन द व्यू ऑफ द लोकसभा इज लाइकली टू प्रिवेल। क्योंकि क्या होता है, जो जॉइंट सेशन होते हैं, जब लोकसभा और राज्यसभा साथ में बैठ के आती है कि हाँ ये बिल, ये लॉ, ये पास करना है कि नहीं करना है, इन केस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द 2 हाउसेज। अब यहाँ प्रिवेल का क्या मतलब हो कि वही कि वाइडली एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, क्या है? In case of difference between the 2 houses, members of both the houses sit together in the joint session. The view is Lok Sabha is likely to prevail due to more number of the members. अब जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा कि लोकसभा में ज़्यादा मेंबर्स होते हैं देन राज्यसभा। तो अगर मान लो कि कोई ऐसा दोनों हाउसेज में डिफरेंसेस आ गए, तो क्या होता है, दोनों जॉइंट सेशन करेंगे, एक साथ बैठेंगे, एंड देखा जाएगा लोकसभा का व्यू वैसे इसमें ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, इस वजह से जो लोकसभा है यहाँ पे सुप्रीम पावर की तरह एक्ट करेगा। लोकसभा एक्सरसाइजेस मोर पावर इन द मनी मैटर्स। मनी मैटर्स में कैसे? बजट ऑन द एनी मनी रिलेटेड लॉज पास्ड बाय द लोकसभा कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा। इट कैन ओनली डिलेड इट बाय द 14 days और सजेस्ट एनी चेंज, वेयरएज लोकसभा इज नॉट बाउंड टू फॉलो इट। अब यहाँ पे होता क्या है, ध्यान से सुनना। अगर कोई भी बजट पास करना है किसी भी सेक्टर से रिलेटेड, हेल्थ सेक्टर में हम इतना बजट चाहते हैं, लोकसभा ने बोल दिया और ये लॉ पास भी हो गया, मतलब लोकसभा में रद्द हो गया तो हो गया। अगर ये पास हो गया लोकसभा से तो राज्यसभा इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती है, बट राज्यसभा हाँ इसको डिले कर सकती है 14 days के लिए कि हाँ हम सोच के बताते हैं, और उस सोचने में भी वो कुछ चेंज वगैरह उसमें सजेस्ट कर सकते हैं कि इतना नहीं, इतना बजट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन लोकसभा जो चेंज राज्यसभा ने बताया है, ऐसा नहीं है कि हाँ लोकसभा मतलब बोलेगी कि हाँ ठीक है, मतलब उनको कंफर्म ही करना है कि अब जो राज्यसभा ने चेंज बताया है ये हमें फॉलो करना पड़ेगा।
वो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी लोकसभा जो है इस सुप्रीम का पावर की तरह एक्ट कर रही है। लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर। जो लोकसभा होती है ये जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इनका कंट्रोल होता है। ओनली द पर्सन हु enjoy द मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा कैन बी अपॉइंट एज द प्राइम मिनिस्टर विद द नो कॉन्फिडेंस। जो भी पर्सन मतलब जिसका भी मेजोरिटी सपोर्ट है लोकसभा में, उसी को एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है, वो भी बिना किसी कॉन्फिडेंस के। यहाँ आप देख सकते हो कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। लोकसभा का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, उसी को इलेक्ट किया जाएगा, पास ज्यादा सपोर्ट है लोकसभा का। ऑल मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर कैन बी फोर्स्ड टू क्विट। और जितने भी मिनिस्टर हैं प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड करके इनको कहा भी जा सकता है कि आप क्विट कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। कोई कुछ भी दबाव नहीं रहता है कि कहा जा सकता है कि आप सब अपनी सीट छोड़ सकते हो, ठीक है। ऐसा ऑर्डर भी दिया जा सकता है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, व्हाट डज द टर्म एग्जीक्यूटिव मीन्स। अब हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से आ गए हैं नए टॉपिक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पे। एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब होता है, एग्जीक्यूट का क्या मतलब होता है। सबसे पहले कि जो भी आपने डिसीजन लिया उसको प्रैक्टिकल में लाना। दे आर इन चार्ज ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने निकाली है उसको एग्जीक्यूट करना, उसको पब्लिक में लेकर आना। टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, दो एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक पॉलिटिकल एंड एक होता है परमानेंट, जो कि IAS IPS होते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम, ठीक है। लोग इन्हें इलेक्ट करते हैं एंड कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहते हैं। विकेट द पोजीशन विद द चेंज इन द गवर्नमेंट, और क्या पता इनकी पोजीशन खाली भी हो जाए, हट भी जाए ये लोग अगर गवर्नमेंट चेंज हुई तो। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, RM SM ये लोग। परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन हुए, इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट एंड अपॉइंट ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस। इनको मेरिट के बेसिस पे जो है इलेक्ट किया जाता है और ये लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए होते हैं। दे रिमेन इन द ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस। चाहे रूलिंग पार्टी कोई भी पार्टी आ जाए, या इनका अपना ऑफिस यही रहता है, इनकी कोई पोजीशन चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं IAS और IPS। वाई डिड द मिनिस्टर हैव द फाइनल से इन द डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे अब एक क्वेश्चन आता है कि मिनिस्टर का ही क्यों एकदम फाइनल से होता है कोई भी डिसीजन हो रहा है। तो रीज़न उसका ये है कि डेमोक्रेसी में द विल ऑफ द पीपल इज़ द सुप्रीम, कि लोगों का जो राय है वही सबसे पहले माना जाएगा। और मिनिस्टर्स कौन इलेक्ट करता है, लोग इलेक्ट करते हैं। इसलिए एक तरीके से यहाँ पे मिनिस्टर्स नहीं, लोगों का जो है फाइनल जो से है कि इस लॉ को, इस बिल को पास करना है नहीं करना क्या है, उसी को फाइनल माना जाता है कोई भी डिसीजन मेकिंग में। ही और शी इज एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर बाय द सपोर्ट ऑफ द पीपल। कोई भी हो, ठीक है, मेल फीमेल, वो उसके पास एकदम पूरा पावर है कि वो जो सुप्रीम पावर है उसको लोगों के सपोर्ट से आगे तक लेके जाना। एक्सपर्ट कैन टेल द रूट बट समवन विद अ लार्जर व्यू डिसाइड द डेस्टिनेशन। जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो रास्ता बता सकते हैं, बट जिसके पास ये लार्जर व्यू है, जिसके पास ये लोगों की पावर है, सुप्रीम पावर, वही डिसाइड करेगा क्या मंजिल होने वाली है एट द एंड, क्या डिसीजन होने वाला है। अब देखते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज नॉट ओनली अ पर्सन, ही और शी इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमारे एक तरीके के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है कंट्री के, ठीक है। वो सिर्फ एक पर्सन नहीं है, ही और शी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। येट देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शंस टू द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। बट ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं है। प्रेसिडेंट्स अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, और प्रेसिडेंट जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। लीडर्स ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और द कोalition पार्टी इज अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, कोई भी मेजोरिटी पार्टी है, कोई भी कोalition मतलब दो पार्टीज मान लो मिल गई, ठीक है, उन दो पार्टीज के मिलने से भी जो उसका एक लीडर सेलेक्ट किया जाएगा और उसी को एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा। How he or she continues to be in the power so long as he remains the leader of the majority party or the coalition। ये जो भी सेलेक्ट जिसको भी एज अ सेलेक्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर, वो तब तक रहेगा जब तक उसको मेजोरिटी मिलती रहेगी कि हाँ कोलिशन पार्टी से या फिर उसकी मेजोरिटी जो भी वोट से ज़्यादा जीता है या फिर नहीं जीता, दो लोग पार्टीज ने कोलिशन बना ली है, ठीक है, तो वो तभी तक रहेगा पावर में जब तक जनता चाहेगी। पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग्स, कोऑर्डिनेट, टेक्स द फाइनल डिसीजन। जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं इनके क्या प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं इनके क्या पावर होते हैं, ठीक है। ये कैबिनेट मीटिंग्स में चेयरपर्सन की तरह होते हैं, कोऑर्डिनेटर होते हैं, फाइनल डिसीजंस लेते हैं। ऑल मिनिस्टर वर्क अंडर हिज लीडरशिप। जितने भी मिनिस्टर हैं जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है वो इनके लीडरशिप के अंडर काम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट वर्क कैन डिसमिस मिनिस्टर। और ये काम को रीडिस्ट्रीब्यूट करना ये सब और मिनिस्टर्स को डिसमिस करना ये सारे भी पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज इक्वल्स टू प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मतलब एक तरीके से कि प्राइम मिनिस्टर
कि पार्लियामेंट का जो इलेक्शन वाला हिस्सा है वो ऐसा ही है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर का जो गवर्नमेंट बन गया है, जैसे प्राइम मिनिस्टर एक सुप्रीम पावर बन गई है, उसी तरीके से पार्लियामेंट में भी इसी तरीके की डेमोक्रेसी चलती है, प्राइम मिनिस्टर का पावर चलता है। रोल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द मीडिया ऑफ द इन्फ्लुएंसिंग द पावर ऑफ द पीएम। अब जो रोल होता है मतलब पॉलिटिकल पार्टीज का, मीडिया का, कि पीएम की पावर को इन्फ्लुएंस करना कि हाँ ऐसे ऐसे पीएम को, कितना आप देखते हो कि पीएम की पावर को ऐसे बढ़ावा और दिया जाता है। द एक्सटेंट ऑफ द पावर ऑफ द पीएम डिपेंड्स ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन होल्डिंग दैट पोजिशन। लेकिन जो पीएम की जो पावर है उसका जो एक्सटेंट है वो तभी तक रहेगा ना जब तक उसकी पर्सनैलिटी की, वो कैसे उस पोजिशन को होल्ड करके रखता है। पावर ऑफ द पीएम इन द कोलिशन पॉलिटिक्स, कि पावर पीएम की कोलिशन पॉलिटिक्स में भी क्या है, वो दोनों पार्टी का क्या है, सब कैसे मेंटेन करके चल रहा है, कंट्री को भी कैसे रन कर रहा है। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है? अकोमोडेशन ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स एंड पीपल। जब डिफरेंट ग्रुप्स और डिफरेंट पीपल जो है एक साथ अकोमोडेट कर जाते हैं, he or she is required to heed to the views and the position of the coalition partners because their support is essential for, यहाँ पे for करना है, for survival of the government। एंड प्राइम मिनिस्टर को उसको जो है जितने भी व्यूज़ हैं, जितने भी उसके जो कोलिशन पार्टनर्स है जो पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, उनके बारे में भी बहुत ज़्यादा सावधानी बरत के रखनी है। गवर्नमेंट रन कर पाना लॉन्ग टाइम के लिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं ये? प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इनको अपॉइंट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। पहले हमने मिनिस्टर्स देख लिए थे, अब हम यहाँ देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो यहाँ पे हमने देखा प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ऑन द जो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से, फ्रॉम हिज ओन पार्टी टू फॉर्म द कोलिशन पार्टनर। एंड ये बेसिकली ऐसा ही होता है कि अपनी पार्टी से ही वो एडवाइस करते हैं, या फिर कोलिशन जो भी उनका पार्टनर है उस पार्टी उससे एडवाइस करते हैं। अपॉइंटेड काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर मे बी द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। जिसको भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है वो चाहे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो भी सकता है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं भी हो सकता है। ही और शी हैज़ टू गेट इलेक्टेड इन द पार्लियामेंट विद इन द 6 months ऑफ द अपॉइंटमेंट। और उसको जो है पार्लियामेंट में इलेक्ट होना पड़ेगा, मतलब इलेक्शंस वगैरह में उतरना पड़ेगा, जो उसको अपॉइंट किया गया उसके 6 महीने के अंदर अंदर। काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर इज अ बॉडी ऑफ द 60 to 80 मिनिस्टर एट द डिफरेंट रैंक्स। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है ये एक बॉडी होती है जिसमें 60 to 80 मिनिस्टर्स होते हैं डिफरेंट रैंक्स पे। जैसे कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट विद द इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। कैबिनेट मिनिस्टर कौन हो गए? टॉप लेवल लीडर्स, जो कि रूलिंग पार्टी के एकदम टॉप लेवल लीडर्स होते हैं, जिनका नाम आप सुनते ही रहते होगे, ठीक है। इंचार्ज ऑफ द मेजर मिनिस्ट्रीज, और बहुत बड़ी बड़ी जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके इंचार्ज रहते हैं। इनर रिंग ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर कंप्राइजेस अबाउट 20 मिनिस्टर्स। और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ये जो इनर रिंग है, यानी इनर रिंग कौन सी है? कैबिनेट मिनिस्टर, इसमें कम से कम 20 मिनिस्टर्स आते हैं। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद द इंडिपेंडेंट चार्ज, ये क्या होता है? इंचार्ज ऑफ द स्मॉलर मिनिस्ट्री, जो छोटी मोटी मिनिस्ट्रीज होती है इनको इनका इंचार्ज दिया जाता है। पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग्स ओनली व्हेन स्पेशली इन्वाइटेड, जब बहुत ही स्पेशली इन्वाइट किया जाएगा तो ही कैबिनेट मीटिंग्स में ये लोग हिस्सा लेंगे। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट क्या होते हैं? दे आर अटैच्ड विद द पोर्टफोलियो टू असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर्स। इनको बेसिकली एज अ पोर्टफोलियो ऐड कर देते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के साथ, जस्ट ऐड कर देते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज इक्वल्स टू कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वही हमने बताया था पार्लियामेंट में कैसी डेमोक्रेसी चलती है, यही जो कैबिनेट फॉर्म ऑफ जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं इन्हीं का यही, जैसा भी हमने देखा, इनको इन्वाइट किया तो आ गए, ये एज अ पोर्टफोलियो की तरह ही रहते हैं, ठीक है, नाम के लिए। ये कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, यही जो होते हैं टॉप लेवल लीडर्स होते हैं। द प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट देख लेते हैं। ही और शी इज द हेड ऑफ द स्टेट। ही और शी हैज़ द नॉमिनल पावर लाइक द क्वीन ऑफ द ब्रिटेन। जैसे ब्रिटेन जो क्वीन है ब्रिटेन की, उनके पास जैसे पावर है, नॉमिनल पावर, वैसे ही हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है। हिज और हर फंक्शंस आर मोस्टली सेरेमनियल। उनके फंक्शंस, उनका काम एकदम सेरेमनी वगैरह में ऑर्गेनाइज करके ही करवाया जाता है। प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, और लोग इलेक्ट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट को। हाउ, अब वो फिर कैसे इलेक्ट होते हैं? हाउ ही और शी इज इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलएज इलेक्ट्स प्रेसिडेंट। जो भी एमपीज और एमएलएज को लोगों ने इलेक्ट किया है वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। द वन हु गेट्स द मेजोरिटी ऑफ द वोट इज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट, और जिसको ज़्यादा वोट्स मिलेंगे उसको एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है। ही रिप्रेजेंट द एंटायर नेशन बट कैन नेवर क्लेम द डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट। मतलब उन्हीं का एकदम नाम होता है कि हाँ पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं वो, लेकिन वो क्लेम नहीं कर सकते कि हाँ डायरेक्ट की हम ही चला रहे नेशन को, या उन्हीं का डायरेक्ट काम नहीं होता है। जैसे यहाँ पे अभी हमने देखा कि एमएलएज और जो एमपीज होते हैं ये प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जितनी भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज होती है वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही होती है।
मेजर अपॉइंटमेंट सच एज जो चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया, जजेस, गवर्नर, इलेक्शन कमिश्नर्स, एम्बेसडर्स जितने भी कंट्री के होते हैं, ये सब प्रेसिडेंट ही करते हैं। मतलब जो फाइनल जो कहते हैं हम थप्पा या साइन होता है ऑर्डर्स पे, वो प्रेसिडेंट का ही होता है। ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट्स होते हैं वो भी प्रेसिडेंट के नाम पर ही होते हैं। नाम पे कैसे हो गए, फाइनल साइन कर दिया प्रेसिडेंट ने, ऐसे नहीं होते, ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है। उसको पूरा समझते हैं, पढ़ते हैं। फिर प्रेसिडेंट एक सुप्रीम कमांडर है। अभी जैसे क्या है कि जैसे जितने भी डिफेंस फोर्सेज हैं उनका सुप्रीम कमांडर कौन है, प्रेसिडेंट, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है कि सुप्रीम कमांडर कौन होता है डिफेंस फोर्सेज में, जनरल्स में, जनरल नॉलेज होता है उसमें, तो प्रेसिडेंट है सुप्रीम कमांडर जितने भी डिफेंस फोर्सेज हैं इंडिया में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। बट प्रेसिडेंट ऑल दिस पावर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। बट प्रेसिडेंट के पास तो ये पावर कब आएगी, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जितने, उनके एडवाइस पे ही, क्योंकि वही क्या करते हैं, पार्लियामेंट में लॉज वगैरह पास करते हैं। और अब प्रेसिडेंट सोचता है कि हाँ, इतने सारे लोगों का, जो जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है उन्होंने पास किया, फिर भी प्रेसिडेंट अपना डिसीजन फाइनल रख के फिर उस पर साइन करता है। वॉट इफ द प्रेसिडेंट डज नॉट एग्री ऑन द एडवाइस ऑफ गिवन टू हिम। बट क्या हुआ कि अगर ये जो एडवाइस लाई गई है वहाँ तक, उससे प्रेसिडेंट एग्री नहीं करे, इफ प्रेसिडेंट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, ही और शी कैन आस्क द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर टू रीकंसिडर इट एडवाइस। तो वो ऑर्डर कर सकते हैं कि आप एक बार अपना ये जो एडवाइस जो आपने दिया है इसको रिकंसिडर करो, वापस देखो, वापस इसके बारे में डिस्कशंस करो, डिबेट करो। बट ही और शी इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस रेंडर आफ्टर द रिकंसिडरेशन के बाद भी अब वो जो एडवाइस आपके पास लेकर आए हैं आपके सामने लाएंगे, उसे रेंडर्ड मतलब आपके सामने लाएंगे, एंड आप उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करोगे। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द यूएसए, ही और शी इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। ये हेड होते हैं हमारे स्टेट के, 5 years तक रहते हैं, एंड इनको एमएलएज और एमपी इलेक्ट करते हैं। प्रेसिडेंट जो होते हैं यूएसए के, ही और शी, यहाँ पे इस कर लीजिएगा, इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के और स्टेट के दोनों के हेड होते हैं। ये 4 years के लिए रहते हैं, एंड इनको लोग इलेक्ट करते हैं डायरेक्टली प्रेसिडेंट को। द जुडिशरी क्या होता है, ऑल द कोर्ट एट द डिफरेंट लेवल इन द कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड द जुडिशरी। जितने भी कोर्ट्स वगैरह आते हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह लेते हैं, है ना, जितने भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो सब जुडिशरी के, उन सबको एक साथ क्या बोला जाता है, जुडिशरी। जुडिशरी रिजॉल्व द डिस्प्यूट। कैसे डिस्प्यूट जुडिशरी सॉल्व करता है, डिस्प्यूट बिटवीन द सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट आ गया, डिस्प्यूट बिटवीन द 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट, 2 या 2 से ज़्यादा जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में, स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल, लोकल समाज जो है आपकी, उनके बीच में जो डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कई बार डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, उनको सॉल्व करना। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील इन द सिविल एंड द क्रिमिनल केसेस। एक बार जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो जाता है उसको नहीं बदला जा सकता, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट एक हाईएस्ट कोर्ट है अपील करने के लिए सिविल और क्रिमिनल केसेस में। इट कैन हियर द अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट्स। अगर हाई कोर्ट ने कोई ऐसा डिसीजन दिया उसके अगेंस्ट भी ये आपकी हियरिंग सुनेंगे, ठीक है, फिर आपके डिसीजन लेंगे, ठीक है। An independent judiciary is required so that it can work impartially, free from the pressure of the executive and legislature. एक independent judiciary कैसे काम करती है, impartially काम करती है, कोई प्रेशर नहीं होता इनके ऊपर, ये जितना भी लॉज वगैरह, कानून वगैरह है उसको ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन पास करते हैं। हाउ दिस इंडिपेंडेंट इज इंश्योर, बट ये इंडिपेंडेंसी कैसे इंश्योर की जाए। जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हैं, आपने जो जजेस अपॉइंट किए गए हैं, अब ये जजेस कौन अपॉइंट करता है, अभी हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट, किसके एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे, यहाँ प्राइम मिनिस्टर कर लीजिएगा। कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो कि चीफ जस्टिस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके साथ एकदम डिसीजन लेके जजेस को अपॉइंट किया जाता है ताकि ये सही डिसीजन ले, ये इंडिपेंडेंट रहे। इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू रिमूव अ जज, और ये एक इम्पॉसिबल है कि आप जज को हटा सको, ठीक है ना, डायरेक्ट एक ऑर्डर दे दो, जज हटा दिया हमने, ऐसा नहीं हो सकता। योर शी कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द इम्पीचमेंट मोशन पास सेपरेटली बाय द 2/3 मेंबर ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। जो दोनों हाउसेज हैं उसमें जब 2/3 मेंबर्स एग्री करेंगे इस चीज़ से कि हाँ इस जज को हटा देना चाहिए, तो ही वो जज हटाया जा सकता है, इतनी पावर होती है। इंडियन जुडिशरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जुडिशरी ऑफ द वर्ल्ड, और इंडियन जुडिशरी जो है ये मोस्ट पावरफुल जुडिशरी है वर्ल्ड की। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, एंड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है जो है
इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंटरप्ट करने के भी डिटरमाइंस द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ। अगर उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये लॉ यहाँ पे किस तरीके से दखल दे रहा है या इस लॉ को इस तरीके से होना चाहिए तो वो इंटरप्ट कर सकते हैं। पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू का क्या पावर होता है? जुडिशरी एक्ट एज अ गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल। जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए गए हैं, अगर आपका वायलेट होता है, ठीक है, आपको किसी भी चीज़ से अवॉइलेट रखा जाता है, दूर रखा जाता है, तो आप कोर्ट्स में जा सकते हो और जुडिशरी उसके खिलाफ आपका एज अ गार्डियन की तरह एक्ट करेगी। दो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जुडिशरी वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है उसके तहत जो आपकी जुडिशरी है वो पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखती है। जुडिशरी इंजॉयज हाई लेवल ऑफ द कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल एंड जुडिशरी पे लोगों को बहुत ज़्यादा भरोसा है, इसलिए जुडिशरी जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस कैरी करती है लोगों के अमंग कि अगर कुछ नहीं है तो आओ कोर्ट में देख लेंगे, कोर्ट में देख लेंगे। कोर्ट पे इतना विश्वास है, कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को तहत चलता है, लेकिन कोर्ट के पास भी राइट है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्ट कर सकता है अगर कोई एकदम ऐसी सिचुएशन आ जाए तो। ओके, तो आई होप आपको चैप्टर क्लियर होगा, समझ आया होगा एंड इसके नोट्स आपको बिल्कुल अच्छे लगे होंगे। जो भी बुक में इतना सारा लिखा रहता है उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालना एंड यही जो क्वेश्चन ऊपर हेडिंग होती है इसी को जस्ट क्वेश्चन फॉर्म्स में आपके पेपर में आएगा एंड आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं। तो इस चैप्टर के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।